भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएनएडब्ल्यू जो है हमेशा प्रधानमंत्री को एक प्रेजेंटेशन देती है, और तब खास करके जब किसी भी दूसरे देश में कोई नया लीडर चुन कर आया हो। हाल ही में पाकिस्तान में शहबाज शरीफ वहाँ का नया प्रधानमंत्री बना है। उसको आर्मी की तरफ से सिलेक्ट किया गया है प्रधानमंत्री बनने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में हाल ही में हुई मीटिंग में प्रधानमंत्री ने रॉ से रीसेंट लेवल का इंटेलिजेंस असेसमेंट पाकिस्तान की ओर की डिमांड की। आज के इस वीडियो में हम चर्चा इस पॉइंट पे करेंगे कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने पाकिस्तान के बारे में उनके प्रेजेंट हालातों के क्या असेसमेंट को शेयर किया है प्रधानमंत्री के सामने। ये इंटेलिजेंस असेसमेंट से ग्राउंड इंटेलिजेंस की क्या रिपोर्ट है, किस नज़रिए से उस देश को देखा जाता है, इन सब चीज़ों को समझने में सफलता प्राप्त होती है। भारत की रॉ ने प्रधानमंत्री को ये बताया कि शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी पाकिस्तान की राजनीतिक में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि रॉ का मानना ये था कि पाकिस्तान अभी भी एक प्री ब्रिटिश गवर्नेंस स्ट्रक्चर डिस्प्ले करता है। जब रॉ ने ये बात बोली प्रधानमंत्री को कि एक प्री ब्रिटिश गवर्नेंस स्ट्रक्चर डिस्प्ले करता है, तो प्रधानमंत्री ने काउंटर सवाल करते हुए पूछा कि इसका क्या मतलब है। प्री ब्रिटिश गवर्नेंस स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब यहाँ पर जो रॉ की तरफ से एस्टीमेट दिया गया वो ये था कि पाकिस्तान हमेशा से रूल किया गया है एक ऐसे ब्रिटिश एम्पायर की तरह, जैसे ब्रिटिश एम्पायर इंडिया की कॉलोनी को रूल करा करता था। इंडिया की कॉलोनी में अलग अलग वाइसरॉय होते थे, अलग अलग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या गवर्नर जनरल होते थे, और ये अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से, अपने मनमर्जी के हिसाब से पूरे देश को चलाते थे। पाकिस्तान में अगर उसके इतिहास को देखा जाए तो वहाँ पर अयूब खान से लेके ज़िया उल हक से लेकर याया खान हो या मुशर्रफ हो, नवाज शरीफ का रेजिम हो, इमरान खान का हो या शहबाज शरीफ का हो, हर जगह पर जो चीज़ देखने को हमेशा से मिली वो ये थी कि पाकिस्तान के संविधान का एक ब्लेटेंट लेवल पर उल्लंघन किया जाता था। संविधान की कोई अस्तित्व को फॉलो नहीं किया जाता था, संविधान को किसी प्रकार से माना नहीं जाता था, और जितने भी रूलर अभी तक पाकिस्तान में आए उन्होंने अपने अपने विम्स एंड फैंसीज, अपने अपने तौर तरीकों के हिसाब से देश को चलाने की कोशिश करी। इसके साथ साथ जब भी सिविलियन रूल पाकिस्तान में देखने को मिला है, जैसे कि शहबाज शरीफ का रूल अभी एक सिविलियन रूल है, यहाँ पर यह चीज़ देखने को मिली है कि ये जो सिविलियन रूल होता है, रॉ का मानना ये है कि ये सिविलियन रूल हमेशा से एक अजीब प्रकार के रूल को डिस्प्ले करता है। उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने ये कहा कि जितने भी सिविलियन लीडर्स आज की डेट में पाकिस्तान में आए हैं, अगर उनके इतिहास को जांचा पड़ताला जाए, जिसमें से बेनज़ीर भुट्टो से लेकर अगर आप आज की डेट में नवाज शरीफ, इमरान खान और शहबाज शरीफ को देखते हो, तो ये लोग सब अपने आप को राजा की तरह ट्रीट करते आए हैं। इन्होंने कभी भी अपनी पार्टी के जो इलेक्टेड सांसद हैं उनको तक महत्व नहीं दिया, और इलेक्टेड सांसदों को तो छोड़िए, इससे ज़्यादा एक पॉइंट ये भी आता है कि जो इन प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट होती है, उन कैबिनेट की भी कोई इन्होंने इज्जत कभी ज़िंदगी में नहीं करी। यहाँ तक तो कि नवाज शरीफ के टाइम पे तो ये तक माना जाता था कि जितने भी नौकरशाह हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान की आवाम के नौकर नहीं, जनता के नौकर नहीं, बल्कि वो नवाज शरीफ के नौकर हैं। और आज की डेट में शहबाज शरीफ जो बेसिकली पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बना है, नवाज शरीफ के बिहाफ पर उसकी गतिविधियों में भी कोई बदलाव देखने को आने वाले समय में नहीं दिखता। और सबसे ज़्यादा हमेशा से फोकस ये रहा है कि जब भी किसी भी प्रकार का कोई सिविलियन नेता पाकिस्तान में पावर स्ट्रक्चर में आया है, उसने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी करी है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम उसने ये किया है कि जो उसकी दूसरी ओपोनेंट पार्टियां, ओपोजिशन पार्टियां हैं, उनको क्रश करके ख़त्म करने की कोशिश करी है। इसके साथ साथ पावर को उन्होंने इस तरीके से एक्सरसाइज किया है कि जिससे कि देश का, पाकिस्तान का कोई भला ना हो, बल्कि सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री ने उस समय मीटिंग के दौरान रॉ के एक अधिकारी से ये पूछा कि जब आप इस प्रकार का पॉइंट बता रहे हैं तो क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं। तो रॉ के अधिकारी ने एक उदाहरण देते हुए ये बताया प्रधानमंत्री को कि साहब, जब बेनज़ीर भुट्टो की सरकार हुआ करती थी पाकिस्तान में, तो उस समय एक बेनज़ीर भुट्टो ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी। उस कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, कैबिनेट सचिव हसन ज़हीर बैठा था, और उस समय बेनज़ीर भुट्टो ने हसन ज़हीर को एक फ़ाइल पकड़ाते हुए बोला कि भाई हसन ज़हीर, मैंने आपको ये फ़ाइल दी थी,
इस फाइल में 106 कैंडिडेट थे जिनको मैंने रेकमेंड किया है कि इनको अलग अलग मंत्रालयों में नौकरी दी जाए। इनमें से एक भी व्यक्ति को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। हसन जहीर जो कि कैबिनेट सचिव था, उसने उस समय बेनज़ीर भुट्टो को ये बात बोली कि मैडम, आपने जो फाइल मुझे दी है जिसमें 106 ये कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेट की नियुक्ति ऐसे नहीं हो सकती। नियुक्ति करने के लिए हमें अखबार में एक एडवर्टीजमेंट देना होगा। एडवर्टीजमेंट देने के बाद हमें ये इंश्योर करना होगा कि कैंडिडेट्स जो भी अप्लाई करते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाए। इंटरव्यू के बाद ही इनको पोस्टों पे नियुक्ति की जाए। उसी समय कैबिनेट मीटिंग में एक कैबिनेट मिनिस्टर बैठा हुआ वहाँ पर जो था, उसने हसन जहीर को रोकते हुए कहा कि आज की डेट में आप जहीर साहब इस चीज़ को समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री के जो भी ऑर्डर हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से ऊपर हैं। तो यहाँ पर बैठ के कैबिनेट सचिव होते हुए आप हमें रूल रेगुलेशन ना सिखाइए। इस उदाहरण से आप समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान में इंटरनल फंक्शनिंग किस प्रकार की है, कि वहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ किसी प्रकार का फॉलो नहीं होता। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रॉ ने प्रधानमंत्री को एक पॉइंट ये भी बताया कि साहब, पाकिस्तान में एक बहुत अग्रेसिव लेवल पे एक पावर कॉन्टेस्ट आज की डेट में चल रहा है और ये पावर कॉन्टेक्स्ट आगे जाके पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की परिस्थिति क्रिएट करेगा। अब इसको लेके प्रधानमंत्री ने पूछा कि भाई ये कैसे होगा। तो रॉ के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन में दो चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि साहब, जो पाकिस्तान का पंजाब का इलाका है, वो पंजाब का इलाका पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें 50% मेंबर्स को भेजता है और ये इलाका अभी तक हमेशा से शरीफ खानदान जो है, जो नाम के शरीफ हैं वैसे बदमाश हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन लोगों के इलाकों का डोमिनेंट एरिया है। यानी कि पंजाब के इलाके में शरीफ खानदान जो है, उस खानदान ने अपना पकड़ हमेशा से बना के रखा हुआ है। लेकिन पंजाब के इलाके में शरीफ खानदान के लोगों से लोग अब आज की डेट में बहुत परेशान हैं। आज की डेट में नवाज शरीफ को पाकिस्तान में कोई पसंद नहीं करता है। शहबाज शरीफ सिर्फ नवाज शरीफ के तरफ से, उसका जो भाई है वो एक प्रकार का बहरूपिया वहां पर बनकर घूम रहा है, जो कि कंट्रोल इवेंचुअली नवाज शरीफ खुद ही चला रहा है। और तो और जो मरियम है, उसका पॉलिटिकल फ्यूचर पाकिस्तान में वैसे ही कुछ नहीं है, क्योंकि लोग उसको भी बिल्कुल किसी प्रकार से पसंद नहीं करते। इस रीजन से ये हुआ है कि पाकिस्तान के पंजाब के रीजन में इमरान खान की जो पार्टी है वो आज की डेट में ग्राउंड लेवल पर बहुत काम कर रही है। जाहिर सी बात है कि शरीफ खानदान पंजाब के इलाके में पाकिस्तान के इमरान खान को घुसने तो देना नहीं चाहता है, पर इमरान खान को कई बड़ी शक्तियों की वहां पर मदद मिल रही है। उनमें से सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी जो गुट बने हुए हैं, उनमें से कई गुट ऐसे हैं जो नवाज शरीफ को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि मजबूरी के नाम पर उसको टॉलरेट करते हैं। और आज की डेट में यही पाकिस्तान आर्मी के अंदर के वो गुट हैं जो इमरान खान को पूरी की पूरी स्पेस देकर उसका एक पॉलिटिकल फ्यूचर पंजाब में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये पॉइंट भारत के प्रधानमंत्री को बताया गया तो इससे एक टिप्पणी बनकर ये निकली कि अगर पंजाब पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार का पावर कॉन्टेस्ट चल रहा है तो इस पावर कॉन्टेस्ट के कारण पंजाब के पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि शरीफ के जो वर्कर्स हैं वो बेसिकली क्लैश करेंगे इमरान खान के वर्कर्स के साथ। यानी कि भारत के जो इमीडिएट बॉर्डर के बगल वाले इलाके हैं, यानी कि जो भारत का पंजाब है, भारत का राजस्थान है और गुजरात वाला इलाका है, चलिए वहां तक तो सिंध आ जाता है, लेकिन राजस्थान का कुछ इलाका और साथ ही में उसके जो पंजाब का इलाका है, इन इलाकों में पाकिस्तान के अंदर होने वाली इंस्टेबिलिटी का एक आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि किसी भी प्रकार की अगर कोई वहां पर इलीगल गन रनिंग हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, शूटिंग किलिंग हो रही है, तो उसकी वजह से उसका खमियाजा हमारे बॉर्डर एरियाज पे भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री को एक पॉइंट ये भी बताया गया कि साहब, वहां पर आज की डेट में जो परिस्थिति है वो ये है कि जुडिशरी जो है पाकिस्तान की, यानी कि जो कोर्ट कचहरी है, वो आज की डेट में एक सरकार के साथ ही काम करने वाली संस्था बन चुकी है। तो जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी नाम का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, वो आज की डेट में कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा खत्म हो गया है। क्योंकि आज की डेट में एक पॉइंट जो पाकिस्तान की आवाम के मन में बैठ चुका है गहरे तरीके से, वो ये है कि पाकिस्तान की जुडिशरी काम तभी करती है जब आप बेसिकली पावर के बाहर हों या आप अपोजिशन पार्टी के हों। क्योंकि अगर आप रूलिंग पार्टी के हैं तो जुडिशरी आपके साथ आपकी जेब में बैठकर आपके साथ ही खेल खेलेगी। और ये उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री को बताया गया कि बेनज़ीर का इतिहास ये रहा है कि जब जब बेनज़ीर पावर में रही है
तब उसके पति आसिफ अली जरदारी को जुडिशरी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे जैसे बेनजीर पावर से बाहर गई है, उसी समय जुडिशरी के एक्टिवेशन होने के कारण आसिफ अली जरदारी उसके पति को हमेशा से जेल जाना पड़ा। प्रधानमंत्री ने पूछा कि ऐतिहासिक तौर पर कुछ ऐसे उदाहरण, तो रॉ के लोगों ने बताया कि साहब 1988 में सबसे पहली बार जब बेनजीर उस समय आई थी पावर में, तब उस समय आसिफ अली जरदारी जो है वो प्रधानमंत्री के साथ बेनजीर भुट्टो के उनके घर चला गया था। लेकिन जब उसकी सरकार को 1990 में बेनजीर के हटाया गया, तो बेनजीर की सरकार हटते सारी आसिफ अली जरदारी का जो रास्ता था वो सीधा जेल की ओर गया। लेकिन 1993 में तुरंत बेनजीर भुट्टो को जब वापस से लाया गया पावर में, तो उस समय आसिफ अली जरदारी सीधा के सीधा जेल से निकलकर प्रधानमंत्री के घर पे गए। इसके बाद 1996 में फिर से वही हालात हुए कि 3 साल के अंदर अंदर उस समय फिर से बेनजीर भुट्टो को हटा दिया गया, और जैसे ही बेनजीर भुट्टो हटी उसके बाद आसिफ अली जरदारी जो थे तुरंत फिर से जेल चला गया। इसके बाद जब 2008 में बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन हुआ, उसकी हत्या की गई, उसके बाद आसिफ अली जरदारी तो खुद ही उस पोस्ट का ऑक्यूपेंट बन गया, और उसके बाद अगले कई साल उसने पावर में रहते हुए कोशिश करी कि अपने सारे के सारे मामले दबा दिए। तो अक्सर ये जो टेंडेंसी है कि जब आप पावर में आ जाएं और अपने केस को निपटवा लें, ये टेंडेंसी पाकिस्तान में आज की डेट तक बहुत ज़्यादा विजिबल देखी जाती है। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या ये जो कंट्रोल पाकिस्तान के नेता करने की कोशिश कर रहे हैं थाना कचहरी पे, क्या इसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम पर कुछ नहीं है? क्या इसका खमियाजा पाकिस्तान की सोसाइटी पर कुछ नहीं है? तो उस समय रॉ की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट एक और उन्होंने सामने पेश करते हुए बताया कि साहब अगर आप पंजाब और सिंध के इलाके को देखते हो, तो पंजाब और सिंध के इलाके में 2 प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक है मुताहिद कौमी मूवमेंट और दूसरी है पाकिस्तान से पीपल पार्टी। रॉ के लोगों ने बताया कि साहब ये जो पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुताहिद कौमी मूवमेंट है, जिनका जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन है पंजाब और सिंध का इलाका पाकिस्तान का, इस इलाके में जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन सब लोगों को पंजाब और सिंध की पुलिस में भर्ती किया जाता है। और आज की डेट में तो ये हालात हैं कि लगभग पंजाब और सिंध के अंदर 30 से 35% जो पुलिस फोर्स है वो सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं से कंप्राइज नहीं है, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोकल लेवल के छोटे मोटे क्रिमिनलों को भी यूनिफॉर्म पहनाकर पुलिस में भर्ती कर दिया जा रहा है। तो आप इससे खमियाजा लगा सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की वहां पर क्या परिस्थिति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, वो सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत यूज की जा रही है अपने पर्सनल गेन को करने के लिए। और वो गेन भी इस प्रकार का कि भाई किसी भी प्रकार की कोई लीडर जो है पाकिस्तान में, वो अपने खिलाफ टिप्पणी करने के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अगर किसी भी लीडर के खिलाफ कोई टिप्पणी कर दी जाए तो उसको देश विरोधी के साथ साथ धर्म विरोधी के साथ साथ उसको आतंकवादी तक का टैग दे दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ एक मुहिम चली थी कि भाई नवाज शरीफ के इलीगल एसेट्स को पनामा पेपर्स में पाया गया, तो पनामा पेपर्स में जब नवाज शरीफ का नाम उजागर हुआ तो पाकिस्तान की आवाम ने, जब जनता ने क्वेश्चन करना शुरू करा, तो सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि उस समय नवाज शरीफ ने यह बात बोली कि जो व्यक्ति मेरे खिलाफ इस प्रकार की हवाएं फैला रहे हैं या नैरेटिव बना रहे हैं कि मेरा नाम पनामा पेपर्स में है, वो आतंकवादी से कम नहीं है। तो पाकिस्तान में ये जो नेता हैं, इनके लिए पावर एक तरीके से एब्सोल्यूट है। इनको किसी का डर नहीं है। इनको लगता है हमेशा कि भाई ये किसी को भी अपने खिलाफ क्रिटिसिज्म में धर्म विरोधी से लेकर देश विरोधी से लेकर आतंकवादी ठहरा देंगे। और तो और डेमोक्रेसी का वहां पर ये हालात है कि पाकिस्तान में आज की डेट में डेमोक्रेसी सिर्फ एक नाम की है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रॉ के लोगों ने ये दिया प्रधानमंत्री को कि साहब जब पंजाब की असेंबली थी, उस असेंबली में एक बार पंजाब के कानून के मंत्री ने एक मोशन पेश किया और वो प्रस्ताव जब वहां पर आया तो उस समय ऑटोमेटिकली पंजाब की असेंबली में सारे के सारे मेंबर यस बोलने लग गए। उस समय स्पीकर को टोक कर उन मेंबर्स को ये बोलना पड़ा कि भैया इस मोशन में यस नहीं बोलना था, इस मोशन में तो नो बोलना था। और आप सोच के देखिए कि जिस मोशन में उन्होंने सबने यस बोल दिया, उन लोगों की ये हालात थे कि उनको ये तक नहीं पता था कि भाई आज की डेट में हमें यस बोलना है या नो बोलना है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी के पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जो है नेशनल असेंबली से लेके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में बैठा है, जिसको कोई होश नहीं है कि उसकी सरकार कर क्या रही है या क्या करना चाहती है।
इसके बाद रॉ ने यह भी बताया कि साहब प्रधानमंत्री में जो मिलिट्री डिक्टेटर्स आते हैं, जब भी ये आते हैं इनके बड़े सारे पेक्यूलियर फीचर्स रहते हैं। सबसे पहला पेक्यूलियर फीचर ये रहता है कि कोई भी मिलिट्री डिक्टेटर जब भी पाकिस्तान में आया, सबसे पहली चीज़ तो उसने ये करी कि आते सार ये बोला कि भाई वो डेमोक्रेसी को बहुत ही जल्द वापस रिस्टोर करेगा, लेकिन पाकिस्तान में एक नेशनल इमरजेंसी प्रकार की परिस्थिति बन रखी है जिसकी वजह से उसको पावर इस तरीके से लेनी पड़ी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ रॉ ने बताया प्रधानमंत्री को कि साहब जब भी कोई डिक्टेटर पावर में आता है तो वो डिक्टेटर पावर में आते सार उस समय सबसे पहले ये करता है कि भाई अपना प्रचार करते हुए ये बोलता है कि भाई मुझे भी पॉपुलैरिटी चाहिए। अब सवाल ये है कि भाई पॉपुलैरिटी चाहिए तो आपको राजनेता बनना पड़ेगा, पर अगर आप डिक्टेटर हो तो आप आर्मी के अधिकारी हो, तो दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि ये एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल क्लैश हो जाता है। तो पाकिस्तान के केस में रॉ ने एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हुए प्रधानमंत्री को बताया कि साहब आप पाकिस्तान के केस में अगर आप देखते हो तो एक चीज़ बड़ी स्पष्ट देखने को हमें मिलती है कि पाकिस्तान में जितने भी डिक्टेटर आज तक आए हैं, इन डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान की इतनी कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी को कोशिश तो जरूर करी है मैनेज करने की, पर ये कर नहीं पाए उसको, और कर नहीं पाए इस कारण से उन्होंने कुछ ना कुछ डेमोक्रेसी के सिविलियन एलिमेंट्स को जोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं करी है। इसके उदाहरण रॉ ने बहुत सारे दिए। उन्होंने कहा कि साहब जब याया खान और अयूब खान का रूल हुआ करता था, दोनों पाकिस्तान आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी होते थे, तो उन दोनों ने जुल्फिकर अली भुट्टो जो कि एक राजनेता था उसको बुलाकर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का कार्य उसको दिया। इसके बाद जब जिया उलग की बारी आई तो जिया उलग खुद भी एक मिलिट्री का आदमी था, लेकिन मिलिट्री के आदमी होने के बाद उसने भी मोहम्मद खाद जुनेजो को जो है अपने साथ इनकॉर्पोरेट करके उसको भी राजनेता बनाकर बेसिकली पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन को चलाने का मौका दिया। और तो और मुशर्रफ जो कि अपने आप को सबसे ज़्यादा होशियार समझता था, उसको लगता था कि भाई वो आर्मी का जनरल है, पाकिस्तान को भी चला लेगा, भारत के साथ भी नीति बना लेगा, अमेरिका के साथ भी बना लेगा। एक पॉइंट तक तो ये हालात हो गए थे कि पाकिस्तान में मुशर्रफ को खुद अकल आ गई कि बिना राजनेताओं के सपोर्ट के वो काम नहीं कर सकता, इसीलिए उसने भी ताज मोहम्मद जमाली से लेकर शौकत अजीज को दोनों को इनकॉर्पोरेट कर कर इवेंचुअली प्रशासन चलाने का कार्यकाल उनके हाथ में सौंपा। तो एक चीज तय है कि पाकिस्तान की अगर आप पैटर्न को समझें तो यहाँ पर कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि जो डिक्टेटर है यानी कि जो मिलिट्री से आता है वो हमेशा किसी न किसी राजनेता के साथ जुड़ के प्रशासन चलाने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ जब भी कोई राजनेता आता है जैसे कि जुल्फिकर अली भुट्टो हो, बेनजीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, तो ये अक्सर डिक्टेटर बनने की कोशिश करते हैं। तो ये कितनी अजीब सी परिस्थिति है पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी की। अच्छा, जनरल्स जो हैं ये पाकिस्तान आर्मी के जो डिक्टेटर्स बन के आते हैं, इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको सबको पता है कि पावर लेनी कब है, लेकिन इनको ये कभी नहीं पता होता, ऐतिहासिक तौर से हम कह रहे हैं कि पावर से उतरना कब है। अच्छा, लेकिन जब भी कोई डिक्टेटर आता है एक पेक्यूलियर चीज़ जनरली ये देखी गई है कि उस समय कोई भी पाकिस्तान की आवाम में से कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। यानी कि मान लीजिए जब अयूब खान आया था तो पाकिस्तान की आवाम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, याया खान ने टेक ओवर किया, उस समय पाकिस्तान की आवाम की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, जिया उलग ने किया, मुशर्रफ ने किया, जितने ये डिक्टेटर्स थे जो आर्मी की तरफ से आए, जब इन्होंने टेक ओवर किया पाकिस्तान का तो किसी भी प्रकार से पीपल की कोई रिवोल्ट नहीं हुई, आम जनता सड़कों पे उतरकर एकदम बहिष्कार नहीं किया उसने। लेकिन एक बड़ा पेक्यूलियर सिनेरियो रॉ के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि साहब 1999 में जब नवाज शरीफ था और जब नवाज शरीफ को हटाया गया मुशर्रफ की तरफ से, तो मुशर्रफ ने जब नवाज शरीफ को हटाया तो ऐसी परिस्थिति थी उस समय पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ को हटाने के बाद कई दिनों तक पाकिस्तान की आवाम खुश थी क्योंकि उनको लगा कि ये भ्रष्ट नवाज शरीफ जो है इसको हटा दिया गया है, और वो खुश थी इस तरीके से कि उसके हटने के कई दिनों बाद तक पाकिस्तान की आवाम में मिठाइयाँ बंटती रहीं। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान की सोसाइटी का क्या हालात हो सकता है। तो इस केस में प्रधानमंत्री की तरफ से अब आखिरी सवाल उन्होंने ये पूछा रॉ से कि भाई अब शहबाज शरीफ तो आ गया है, तो ये बताइए कि भाई ये शहबाज शरीफ के आने के बाद पाकिस्तान का भविष्य क्या है। तो रॉ के अधिकारियों ने बोला कि साहब देखिए, पाकिस्तान एक आर्मी कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी थी, आर्मी कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है और वो रहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री, यहाँ पर सभी लोग जो हैं ये एक प्रकार के रबर स्टैंप्स हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये तक भी बोला बड़े इंपॉर्टेंटली कि अगर आप पाकिस्तान के केस में एक चीज़ समझते हैं
तो यहाँ पर ये चीज़ तय है कि कोई भी नया प्रधानमंत्री इलेक्ट होता है, जैसे कि शहबाज शरीफ अभी आया, शहबाज शरीफ के आने के बाद भी पाकिस्तान आर्मी और ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में एक सहमति बनी रहेगी। सहमति बनी इस तरीके से रहेगी कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान आर्मी के 2 टॉपिक्स के ऊपर चर्चा कभी नहीं करेगी। पहली टॉपिक होगा कि पाकिस्तान का परमाणु बम, जो आज की डेट में लश्कर ए तैयबा के हाथ में है, और लश्कर ए तैयबा को पूरा सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान की ISI और आर्मी है। तो आज की डेट में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कुछ रेड लाइंस हैं। उन रेड लाइंस में से सबसे बड़ी रेड लाइन है ये कि कोई भी सिविलियन सरकार आए, वो चाहे इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, हमें कोई परवाह नहीं। आप कोई भी आओ, लेकिन आप नंबर 1 कोई चर्चा नहीं करोगे इस पॉइंट को लेके कि भाई पाकिस्तान के परमाणु बम का प्रयोग कैसे और कैसे नहीं होगा। ये केवल और केवल आर्मी का प्रेरोगेटिव है। दूसरा, कश्मीर का मसला और भारत के साथ की विदेश नीति। पाकिस्तान आर्मी ने आज की डेट में एक रेड लाइन बना रखा है पाकिस्तान की किसी भी सिविलियन सरकार के लिए कि यदि अगर आप पावर में आते हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप भारत के साथ की विदेश नीति नहीं बनाएंगे। आप भारत के साथ का कश्मीर का मसला है, कश्मीर है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मसला है कश्मीर से लेकर भारत की विदेश नीति का डिसाइडिंग फैक्टर पाकिस्तान की आर्मी और ISI का C विंग और A विंग है। तो ये जो लोग हैं, ये ही आज की डेट में हर प्रकार से डिसीजन लेंगे कि किस तरीके से भारत के साथ की गतिविधियों को देखा जाए। अगर किसी सिविलियन रेजिम ने पाकिस्तान के परमाणु बम से लेकर आज की डेट में उसने अगर मान लीजिए भारत के साथ बनने वाली विदेश नीति से लेकर या कश्मीर के मसले को अगर उसने उठाकर उजागर करने की कोशिश करी, तो मिलिट्री मजबूरन स्ट्राइक डाउन करके उस सरकार को हटाएगी। तो फ्यूचर यही है कि पाकिस्तान एक आर्मी कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी रहेगी। आर्मी कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी जो है इसके अपने दायरे हैं, ये अपने आप अपने छोटे मोटे डेवलपमेंट के कार्य, विकास कार्य करना चाहे तो कर ले, लेकिन आर्मी एक प्रोमिनेंट फोर्स रहेगा। तो शहबाज शरीफ हो या ना हो, पाकिस्तान में फर्क कुछ नहीं पड़ता। धन्यवाद।